हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 11वें वीडियो में। इस वीडियो में हम पादपों में परिवहन को समझेंगे, यानी कि पादपों में जल तथा भोजन और अन्य खनिज पदार्थों का आवागमन कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम पादपों में परिवहन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पादपों के द्वारा भूमि से अवशोषित किया गया जल, यानी कि जो पादप होते हैं वो जल कहाँ से लेते हैं? भूमि से लेते हैं। तथा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त किए गए भोजन व ऊर्जा को पादपों में आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण करना ही पादप में परिवहन कहलाता है। यानी कि पादप में परिवहन का मतलब क्या है? पादप में परिवहन का मतलब यह है कि पादप जो भूमि से जल अवशोषित करते हैं तथा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन व ऊर्जा बनाते हैं, उसको स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो पादपों में परिवहन या पादपों में वहन कहलाती है। अब देखिए, पादपों में जल एवं खनिज तथा जल का परिवहन चलता है पादपों में, क्योंकि जल जो होता है वो मिट्टी से लेते हैं ये पादप। अब जड़ अवशोषित करती है उस जल को, तो खाली जड़ को ही तो जरूरत थोड़ी ना है उस जल की। जल की आवश्यकता तो पादप के हर अंग को है। तो पादपों में जल एवं खनिज तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पादपों में दो संवहन ऊतक होते हैं। यानी कि अब आप समझ गए हैं कि पादप जो होते हैं उन पादपों में जल तथा भोजन और खनिज पदार्थों का आवागमन की आवश्यकता होती है। तो इन आवागमन को करवाता कौन है? इन आवागमन को करवाते हैं हमारे दो संवहन ऊतक, जिनके में से एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, और जो फ्लोएम होता है वो पादपों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। समझ गए? जाइलम का कार्य है, जाइलम का कार्य है जल का परिवहन कराना, और फ्लोएम का कार्य है, फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन कराना। जाइलम जल और खनिज तत्वों का परिवहन कराता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन कराता है। और जाइलम फ्लोएम है क्या? जाइलम फ्लोएम है आपके संवहन उत्तक, यानी कि एक प्रकार के उत्तक होते हैं। ये एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनके थ्रू जल जाता है और भोजन का आदान प्रदान होता है। तो अब जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य देखिए, उसके बाद हम पादपों में जल का परिवहन देखेंगे कि कैसे होता है, उसके बाद देखेंगे कि भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो फिलहाल इनके कार्य देखिए। तो देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य। अब देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो जाइलम होता है, जो जाइलम संवहक उत्तक है, वो पादपों की जड़ में उपस्थित होता है। और ये जाइलम के भी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि जाइलम दिखता किस प्रकार का, ये सब बताऊंगा। फिलहाल आप इन दोनों का कार्य समझिए। ये दोनों एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जिनके थ्रू आपका जल और भोजन होकर जाता है। तो जाइलम तथा फ्लोएम के कार्य भिन्न भिन्न हैं, यानी कि इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जाइलम पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल तथा खनिज लवणों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाता है। यानी कि जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन कराता है। कहाँ से? जड़ से जल को लेगा और बाकी सारे हिस्सों में उसके पादप के भेज देगा। तो जाइलम पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल तथा खनिज लवणों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाता है। इतना कार्य तो हो गया आपका जाइलम का। अब फ्लोएम का देखो। फ्लोएम पादपों की हरी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादपों के अन्य सभी भागों में तक पहुंचाता है। यानी कि जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन कराता है? वो कराता है आपका भोजन का। और जो जाइलम होता है वो किसका परिवहन कराता है? वो कराता है खनिज तत्वों का और जल का। तो आप जाइलम और फ्लोएम के कार्य समझ गए। अब देखते हैं कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, फिर देखेंगे कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है, और ये जाइलम और फ्लोएम दिखते किस प्रकार के। तो देखिए, अब देखिए पादपों में जल का परिवहन। तो आप इतना तो समझ गए कि यानी कि जो पादपों में जल का परिवहन कौन कराता है? जाइलम कराता है। और जाइलम क्या होता है? जाइलम की नसें होती हैं, नसें इस टाइप की कुछ नसें होती हैं, ये इस टाइप की। ये सारे पादपों में, मतलब पादप के सारे भागों में विद्यमान होती हैं, हर जगह ये जाती हैं ये नसें। समझ गए? ये जाइलम इस प्रकार का दिखता है, फ्लोएम भी इस प्रकार का ही होता है, मतलब ऐसे इस टाइप का होता है वो। तो देखिए, जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवाहक वाहिकाओं का एक सतह जाल बनाती हैं। यानी कि ये सतह जाल बनाती हैं। जाइलम जो होते हैं ये पूरा सतह जाल बनाते हैं, उनके थ्रू होकर जल जो है परिवहन करता है पादप में। तो जाइलम क्या है? एक प्रकार का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जाइलम का। और जाइलम कहाँ? हर जगह उपस्थित होता है। जड़ में भी होता है, तने में भी होता है, पत्तियों में भी, क्योंकि जल की आवश्यकता हर भाग को होती है पादप के। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ये हर जगह उपस्थित होता है
तो ये है जाइलम का स्ट्रक्चर। अब देखिए आप, ये देखो, ये इस प्रकार का दिखता है कुछ जाइलम हमारा। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतह जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों में संबद्ध होता है। यानी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है वो पादप के सभी भागों में उपस्थित होता है, क्योंकि जल की आवश्यकता सारे पादप को होती है। तो ये भाग जो होगा सभी भागों में उपस्थित होगा, यानी कि ये जो जाइलम है सभी भागों में उपस्थित होगा जाइलम। अब देखिए, अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर एक जैसे ही होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर ही समझो आप। तो मतलब ये पादपों के सभी भागों में उपस्थित होते हैं और इनके थ्रू होकर जो है जल जाता है। बट धक्का कौन देगा जल को ऊपर चढ़ाने के लिए? पादप में जल जो है नीचे होता है मिट्टी में, पादप की जड़ उसको अवशोषित करती हैं। अवशोषित हुए हुए जल को ऊपर कौन चढ़ाएगा? तो उसकी किसी दाब की हमें इस बात को समझने के लिए आवश्यकता है। इसमें कोई ना कोई दाब होगा, इस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई दाब लगता होगा, जब तो जल ऊपर की ओर चढ़ेगा, वरना जल तो यहीं रह जाएगा नीचे। अवशोषित करते रहेंगे तो जल चढ़ेगा कैसे ऊपर? तो देखिए, पादपों में जल के परिवहन मुख्य दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। यानी कि जल ऊपर जाता है, वो ये तो रास्ता हो गया एक टाइप का, जाइलम और फ्लोएम एक टाइप का रास्ता है। बट इंजन कौन है धक्का देने वाला? तो इंजन होते हैं दो प्रकार के बल, एक होता है मूल दाब और एक होता है वाष्पो उत्सर्जन। तो देखिए मूल दाब क्या होता है। मूल दाब के कारण जो है जल ऊपर की ओर चढ़ता है। तो देखिए मूल दाब क्या है। तो पादपों में जल के परिवहन मुख्य दो प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। पहला मूल दाब, जिसको रूट प्रेशर कहते हैं। दूसरा वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन। दो प्रकार के इंजन हैं जल को चलाने के लिए, ऐसे समझ लीजिए आप। तो मूल दाब क्या होता है? मूल दाब जड़ से पानी को धकेलने वाला दाब है जो रात्रि के समय पादपों में जल के वहन में विशेष भूमिका अदा करता है। यानी कि जो मूल दाब होता है वो रात्रि के समय अपना जो है वर्क डन करता है, रात्रि के समय अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि दिन में वाष्प उत्सर्जन नहीं होता, दिन में जो जल का परिवहन होता है वो किस बल के कारण होता है? वाष्प उत्सर्जन के कारण। और रात में जो जल का परिवहन होता है वो किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण। तो मूल दाब जो होता है वो पानी को धकेलने वाला एक बल होता है जो रात्रि के समय पादपों में जल के परिवहन में विशेष भूमिका अदा करता है। जड़ में पानी होता है तथा मृदा में पानी व खनिज दोनों होते हैं। यानी कि जो आपकी जड़ होगी, किसी पादप की जड़ होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी उपस्थित होगा, और ये जिसके कांटेक्ट में होगी मिट्टी के, उस मिट्टी में पानी भी होगा और आपका खनिज पदार्थ भी होगा। तो देखिए, जड़ में पानी होता है तथा मृदा में पानी व खनिज दोनों होते हैं। जड़ मृदा के संपर्क में रहने से वह मृदा से परासरण दाब के कारण आयन यानी खनिज की प्राप्ति करती है, जिससे जड़ में जल आगे की वाहिकाओं में आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि अब आप बात समझिए, जड़ है, जड़ में होगा पानी, और मिट्टी है, मिट्टी में जल भी होगा और खनिज भी होगा। और जो आपकी जड़ें हैं, ये कोई पादप है, मान लो इस टाइप का कोई पादप है, ये छोटा सा बना रहा हूँ मैं ऐसे उल्टा सीधा जैसे बनना है, इस टाइप का कोई पादप है। इस पादप की जड़ में आपका केवल होगा जल, और जो आपकी ये मिट्टी है इसमें जल और खनिज दोनों होगा। तो परासरण दाब के कारण ये जड़ जो होगी इस खनिज को आकर्षित कर लेगी, जिसके कारण इसमें जल आगे की ओर बढ़ जाएगा वाहिकाओं में, और यहाँ पर खनिज आ जाएगा। अब खनिज आ गया है, अब इसमें इस जड़ में कहीं कमी होगी, जल की कमी होगी, तो इस खनिज परासरण दाब के कारण ये जल इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी, और जल जो है आपका आगे की ओर खसकता रहेगा। देखो कैसे खसकेगा, पहले यहाँ चला गया खनिज तो यहाँ हो गई जल की कमी, अब यहाँ जल की कमी हो गई तो यहाँ पे दोबारा जल चला जाएगा। जल जब दोबारा चला जाएगा तो फिर यहाँ खनिज की कमी हो जाएगी जल में, तो खनिज आकर्षित कर लेगी, तो ये दाब जो है चलता रहेगा और पानी जो आगे की ओर खसकता रहेगा। कुल मिलाकर आप इसको रट लेना। तो देखो, जड़ मृदा के संपर्क में रहने से वह मृदा से परासरण दाब के कारण आयन की प्राप्ति करती है, जिससे जड़ में जल आगे की ओर वाहिकाओं में आगे की ओर बढ़ता है तथा जड़ में पानी की कमी हो जाती है, जिससे जड़ भूमि से जल और जल ग्रहण कर लेती है। अतः यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, मूल दाब का बेस क्या है, मूल दाब का मूल क्या है, मूल दाब का बेस क्या है? तो मूल दाब का बेस है आपका परासरण दाब। कौन सा दाब दोस्तों? ये रहा आपका परासरण दाब।
मूल दाब किसके कारण होता है? प्रासरण दाब के कारण। इतना समझ लीजिए आप। तो मूल दाब समझ गए क्या होता है? मूल दाब रात्रि के समय अपनी भूमिका निभाता है और किसके कारण होता है? प्रासरण दाब के कारण होता है। अब देखिए वाष्प उत्सर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो वाष्प उत्सर्जन देखिए क्या होता है। तो दूसरे प्रकार का जो बल है जो पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है वो है आपका वाष्प उत्सर्जन। ये पहली बात तो वाष्प उत्सर्जन है क्या, ट्रांसपायरेशन है क्या? तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों द्वारा होती है। तो आप ये समझिए कि वाष्प उत्सर्जन है क्या? वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में जल का निकलना। वाष्प क्या है? जल ही तो है। वाष्प के रूप में जल का पादपों से निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और ये प्रक्रिया किनके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा। रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। इन्हें केवल हम, ये बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन है वायवीय भाग द्वारा। वायवीय भाग कौन होते हैं? यानी कि जो वायु के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि आपके पत्ते वगैरह होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, इनके द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसको क्या कहते हैं? हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ये क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। अब देखिए कि वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। देखिए अब आप देखिए वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन में वाष्प के रूप में जल जो है पादपों से बाहर निकलता है। तो ये एक प्रकार का पेड़ है, समझ लीजिए। ये क्या है? एक प्रकार का पेड़ है। ये इसकी टहनी वहनी मान लीजिए, ऐसे उल्टा सीधा मैं बना रहा हूँ, फिलहाल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ये। तो मान लीजिए देखो वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प के रूप में ये अंदर पादपों में उपस्थित जल है, तो वाष्प के रूप में ये जल बाहर निकलेगा। पहले बना लेता हूँ। वाष्प के रूप में जब ये जल बाहर निकलेगा इससे, तो ये जल का एक कण बाहर आ गया। तो ये जो जल का एक कण बाहर आएगा, ये कण जो है इस अंदर उपस्थित वाले जो अंदर उपस्थित जो जल के कण है इसके अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये वाला जो कण होगा इस वाले जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि जो जल के अणु होते हैं उनमें क्या होता है? परस्पर आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी कि जो जल के अणु होते हैं वो आपस में आकर्षण बल लगाते हैं। ये वाला जल का अणु बाहर आ गया, ये पीछे वाले जल के अणु पर, पीछे वाले जल के अणु पर अपना बल लगाएगा। कौन सा? ससंजक बल लगाएगा, जिसके कारण ये वाला अणु भी फिर बाहर आ जाएगा। और ये वाला अणु इन सारे अणुओं पर इस पर बल लगाएगा, तो ये वाला अणु भी बाहर आ जाएगा। और ये वाला अणु इस पर बाहर लगाएगा, यानी कि जो जिसके ज़्यादा पास होगा वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि जल के अणुओं में क्या होता है? आपका ससंजक बल होता है। और ये इस ससंजक बल के कारण एक कण यदि बाहर आ गया तो वो दूसरे कण को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा कण बाहर आ गया तो वो जो उसके पास वाला कण होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो देखिए जल के अणुओं में परस्पर आकर्षण होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आकर्षण होता है। इस आकर्षण को ससंजक बल कहते हैं। इस बल के कारण जाइलम वाहिकाओं में जल का स्तंभ बना रहता है। यानी कि एक कण आया फिर दूसरा कण आया, इस प्रकार का स्तंभ बना रहता है। यानी कि पाइप में जल जो है थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, यानी कि टूटता नहीं है, मतलब चलता रहता है। और वाष्पोत्सर्जन कब होगा? दिन के समय होगा, जिस टाइम आपका खूब सूर्य निकलेगा, उस टाइम मतलब खूब सारी धूप होगी, उस टाइम जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन केवल दिन के टाइम पे होता है। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो परिवहन होगा जल का पादपों में वो केवल दिन में होगा। और रात में जल का परिवहन कौन कराएगा? रात में कराएगा आपका मूलदाब, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस आकर्षण को ससंजक बल कहते हैं। इस बल के कारण जाइलम वाहिकाओं में जल का स्तंभ बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल वाष्पित होता है वह पीछे स्थित जल को आगे की ओर आकर्षित करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि एक कण बाहर आ गया तो दूसरे कण को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे ही एक कण ये वाला बाहर आ गया तो ये दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस स्तंभ में जल गतिशील हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल जाइलम में उपस्थित जल का स्तंभ जल को मूल से खींचता है। मूल मतलब जड़ से खींचता है। यह खिंचाव जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है, जिसे वाष्प उत्सर्जन आकर्षण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जल आता रहेगा, ये सारा जल भर हुआ है। ये पाइप मान लीजिए, ये आप क्या मान लीजिए, ये आप मान लीजिए जाइलम है। जाइलम में ही तो होता है जल का वो परिवहन, तो जाइलम है। ये जाइलम में उपस्थित जल के कण हैं। तो ये एक कण बाहर आया, दूसरा कण बाहर आया, तीसरा कण बाहर आया। इसी प्रकार से सारे कण जो बाहर हैं वो अंदर वालों को आकर्षित करते रहेंगे। और यहाँ पे इस सारे में जल के कण भरे हुए हैं, ये सारे, तो ये सारे जो है आकर्षित होते रहेंगे। और ये कहाँ से आ रहे हैं? जड़ से आ रहे हैं। तो सारे जो है आकर्षित होते रहेंगे बाहर की तरफ। और ये वाले कण ये जड़ में जो मिट्टी में जो उपस्थित कण है उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे।
उनको और अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। तो कुल मिला के ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। ये वाले अंदर वाले इसको आकर्षित करेंगे, ये वाले इसको आकर्षित, ये वाले इसको आकर्षित, मतलब ये सब जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये और आकर्षित करने वाला कौन सा बल होगा? ससंजक बल होगा, जिसके कारण ये वाष्पोषण क्रिया जो है चलती रहेगी। तो अब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल में परिवहन समझ गए। अब देखते हैं जल का परिवहन आप दोनों बलों से समझ गए, मूलदाब से भी और वाष्प उत्सर्जन से भी। अब देखते हैं कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। देखिए पादपों में भोजन का परिवहन, अब देखते हैं पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो पहले देखिए पादपों में भोजन का परिवहन है क्या। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पादपों के सभी भागों में स्थानांतरित करना ही पादपों में भोजन का परिवहन कहलाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पादप जो अपना भोजन बनाते हैं उसको स्थानांतरित करना ही पादपों में भोजन का परिवहन कहलाता है। पादपों में भोजन का परिवहन यानी कि स्थानांतरण, परिवहन या संवहन, मतलब एक स्थान परिवर्तन करना ही स्थानांतरण या संवहन कहलाता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण या संवहन फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। जैसे कि आपको बता चुका हूँ, जाइलम होता है जल का परिवहन करने वाला और फ्लोएम होता है भोजन का परिवहन करने वाला। तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पादपों में फ्लोएम पादपों में भोजन का संवहन या स्थानांतरण फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पादपों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। यानी कि ये कोई पादप है, मान लीजिए ये कोई पादप है, तो इसमें भोजन जो है ऊपर की ओर भी जाएगा, मतलब यहाँ भोजन बनना है, इस भाग में पादप के भोजन बनना है। जैसे पादप के हरे भागों में ही भोजन बनता है ना, केवल इस भाग में भोजन बनना है, तो ये भोजन जो है ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी आएगा। यानी कि भोजन का परिवहन ऊपर की ओर भी होगा और नीचे की ओर भी होगा, इतना समझ लीजिए। भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पादपों में ऊपरीमुखी यानी कि ऊपर की ओर, अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन को सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, परंतु फ्लोएम के स्थानांतरण के लिए कोई बल नहीं बल्कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप समझिए इस बात को। यानी कि जाइलम जो परिवहन कराता है किसका? जल का। जाइलम जो जल का परिवहन कराता है उसको हमने बलों द्वारा समझ लिया। कौन से बलों द्वारा? वाष्प उत्सर्जन और मूलदाब द्वारा समझ लिया। बट जो पादपों में भोजन का परिवहन होता है उसको हम किसी दाब द्वारा नहीं समझ सकते हैं। ये कार्य जो होता है ऊर्जा द्वारा होता है, बस इतना समझ लीजिए। जाइलम द्वारा परिवहन को सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, परंतु जाइलम मतलब जल का परिवहन तो बलों द्वारा हमने समझ लिया, परंतु फ्लोएम में स्थानांतरण के लिए कोई भी बल नहीं होता, बल्कि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्लोएम ऊर्जा का उपयोग, फ्लोएम जो ऊतक होता है वो ऊर्जा का उपयोग करके चालनी नलिका, यानी कि जो मैंने आपको नलिकाएँ दिखाई थी, आपकी ये जो नलिकाएँ हैं, इन नलिकाओं, ये हैं वो नलिकाएँ, चालनी फ्लोएम जो है ऊर्जा का उपयोग करके चालनी नलिकाओं में परासरण दाब बढ़ा देता है। यानी कि ये अपना जो ऊर्जा का उपयोग करेगा और इस दाब को बढ़ा देगा, जिसके कारण जो होगा आपका पादपों में क्या होगा? भोजन का स्थानांतरण होगा। और ये जो दाब होगा किसके कारण उत्पन्न होगा? दाब, ऊर्जा एनर्जी लगेगी इस दाब को उत्पन्न करने के लिए, ये परासरण दाब ही है। मतलब भोजन का स्थानांतरण होगा इन नलिकाओं में, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो यह दाब भोज्य पदार्थों को पादपों के उस भाग तक ले जाता है जहां भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो दाब होता है ये भोजन को पादपों के उस भाग तक ले जाता है जहां मतलब भोजन की नीड होती है, वहां तक ले जाता है। बस छुट्टी, इतना ही था। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।